हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल। तो आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी वो करेंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बताऊं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स का वो यही है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन निकलने के चांसेस होते हैं वो यहीं से होते हैं। उसके बाद बाकी चैप्टर्स भी ऐसा नहीं है डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकलता है। तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ जिसके करीबन 4 से 5 लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसके करेंगे। और उसके बाद जो बाकी के चैप्टर्स हैं जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स हो गया है ना, रेडियो एक्टिव डिके हो गया, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स से। तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस की और एक एटम की, तो अगर मैं एक एटम और एक न्यूक्लियस को दिखाऊं, तो अगर मैं बात कर रहा हूं ये एक एटम है, तो एटम का एक सेंट्रल कोर है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये अगर एटम है, ये एटम है, तो इसका जो सेंट्रल कोर है ये क्या कहलाएगा, ये न्यूक्लियाई कहलाएगा। इसका जो सेंट्रल कोर है वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियाई कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब यहां डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे इनको इसके साइज से, है ना। डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, इनके साइज से। तो एटम जो है उसका जो साइज होता है, यानी कि उसकी जो रेडियस का ऑर्डर होता है वो लिया जाता है 10⁻⁻10 मीटर, जबकि जो न्यूक्लियस है उसका जो ऑर्डर है, यानी कि उसकी जो रेडियस का ऑर्डर है या उसका साइज है, वो लिया जाता है 10⁻15 मीटर। कितना लिया जाता है, 10⁻15 मीटर जो न्यूक्लियस का साइज लिया जाता है। और जबकि एटम का जो साइज है वो लिया जाता है 10⁻10 मीटर। तो सबसे बेसिक डिफरेंस और बेसिक क्वेश्चन ये है। तो एटम का क्या होगा, एटम का जो साइज होगा, है ना, साइज ऑफ ऑर्डर, इसका जो साइज है वो कितना होगा, 10⁻10 मीटर, जब मैं बात करूंगा एटम की। और यहां पर इसका जो साइज होगा वो साइज क्या होगा, साइज ऑफ ऑर्डर 10⁻15 मीटर। ये जो है कितने का होगा, 10⁻15 मीटर का। अब ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते चलेंगे वो बताता चलूंगा आपको कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको याद कर लेना। अपने नोट्स बनाओ तो उसमें उनको अंडरलाइन कर लेना। तो यहाँ पर ये बेसिक बहुत बेसिक क्वेश्चन निकल गए कि जो एटम है उसका साइज क्या होता है। हालांकि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। और जो न्यूक्लियाई है उसका साइज क्या होना चाहिए। तो ये जो साइज है इनकी रेडियस के साइज है ना, ये ऑर्डर जो है इनकी रेडियस का ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा जी, अब एटम की अगर मैं बात करूं तो एटम के अंदर न्यूक्लियाई भी है इंक्लूड में, और साथ में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। तो एटम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एटम के अंदर कौन कौन रह रहा है, एटम के अंदर है प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम लिखेंगे किससे, जेड से। एटम के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम लिखेंगे एन से। और एटम के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों किसके अंदर है, एटम के अंदर है। जबकि अगर मैं न्यूक्लियाई के अंदर बात करूं तो न्यूक्लियाई के अंदर कौन कौन रह रहा है, न्यूक्लियाई के अंदर रह रहा है जेड और ये एन। एन का मतलब है न्यूट्रॉन, एन का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन, और जेड का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन। इसी तरह से यहां पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम इज द कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जेड, एन और ई। जिसमें जेड और एन तो कहां पर रह रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के चारों तरफ जो शेल्स बने हुए हैं उनमें चक्कर लगा रहे हैं, जिसके लिए आप बोर एटॉमिक मॉडल भी पढ़ते हैं। और न्यूक्लियाई के अंदर क्या क्या रह रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियाई के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपको आते भी होंगी। उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे हम न्यूक्लियाई का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले एक आएगा आइसोटोप, एक आएगा आइसोबार, एक आएगा आइसोटोन, एक आएगा आइसोमर, आइसोडाइफर्स भी आएगा, और एक आएगा मिरर न्यूक्लियाई। अब इनमें से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे आप इनको पहचानोगे, वो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आइसोटोप्स की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स से कैसे पकड़ोगे, देखो आइसो का मतलब होता है एक समान, आइसो मतलब होता है एक समान, इसका हिंदी में मतलब होता है एक समान। और टॉप्स, टॉप्स में से पी पकड़ लो, पी, तो इस पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, इस पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। तो आइसोटॉप्स मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, आइसोटॉप्स नाम देंगे। ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, आइसोटॉप्स। तो न्यूक्लियाई
न्यूक्लियाई which have same number of isotopes, same number of protons are known as isotopes। तो इनको हम क्या नाम देंगे? आइसोटॉप्स नाम देंगे। बहुत ही सिंपल रख रहा हूं मैं चीज़ों को। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखता हूं जैसे 1H1, दूसरा लिखा मैंने 1H2, तीसरा लिखा मैंने 1H3, तो इन तीनों में आप देखो कि इनका जो Z, अगर मैं किसी न्यूक्लियाई को एलिमेंट को शो करूं तो इसको मैं ऐसे शो करूंगा ZXA। यहाँ जो A है ये कहलाएगा एटॉमिक मास, और इसको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। और ये जो Z है, ये Z को हम क्या कहेंगे? इस Z को हम कहेंगे प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर भी यही होते हैं अगर आप एटम की बात करो। और ये एटॉमिक मास जो है A, ये किसके बराबर होता है? Z प्लस N, जहाँ Z होता है प्रोटॉन नंबर और N होता है न्यूट्रॉन नंबर। तो यहाँ पर अगर मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है 1H1, 1H2, 1H3, तो यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी Z बराबर कितना है? 1, यहाँ पर भी Z बराबर कितना है? 1, और यहाँ पर भी Z बराबर 1 है। इनके एटॉमिक मास लगातार क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। इनके एटॉमिक मास लगातार क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? सेम है, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये एक एटम है तो एटम के केस में तो इनके इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो गए। भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों जो है वो सेम होंगे, तो इनके जो प्रोटॉन्स सेम है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या है? क्योंकि इनके प्रोटॉन नंबर सेम है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्योंकि इनकी जो प्रोटॉन नंबर सेम है तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। पर इनके एटॉमिक मास चेंज हो रहे हैं, और एटॉमिक मास सम है प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर का। तो न्यूट्रॉन नंबर इनमें लगातार बदल रहे हैं, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तीसरा जो ये है आइसोटॉप्स हमारे पास, इन आइसोटॉप्स को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इनको सेपरेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर से इनको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि इनका Z जो है वो सेम है, तो पेरियोडिक टेबल के अंदर ये इनका जो प्लेस है वो फिक्स रहेगा। यानी कि 1H1 का जो प्लेस होगा वही 1H2 का होगा, वही 1H3 का होगा, क्योंकि इनका Z वैल्यू क्या है? सबकी सेम है। इनकी Z वैल्यू क्या है? सबकी सेम है। अब जो मैंने यहाँ पर न्यूक्लियाई लिखी है जैसे 1H1, 1H2, 1H3, अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे न्यूक्लियाई जो है इनमें स्टेबल हों, है ना। हो सकता है कि इनमें कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल हो और कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो या रेडियो एक्टिव हो। जैसे कि ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने 1H1, 1H2, 1H3, तो इसमें 1H1 और 1H2 वो हैं स्टेबल, जबकि 1H3 जो है वो रेडियो एक्टिव है। इसी तरह से अगर मैं कार्बन का लिखता हूँ 6C12, 6C13 और 6C14, तो है तो ये तीनों आइसोटोप्स, पर इनमें 12 और 13 वो दोनों क्या है? स्टेबल है, जबकि जो 6C14 है वो क्या हो जाता है? रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो ये इनकी क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला क्या आएगा कि इनकी, क्योंकि Z इनका सबका सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। तो सिंस Z is same, hence chemical properties are same, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका सबका सेम प्लेस रहेगा, ठीक। दूसरा, दे कैन बी सेपरेटेड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर, दे कैन बी सेपरेटेड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर से इनको क्या कर सकते हैं? हम सेपरेट कर सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। सेम जो आइसोटोप्स होंगे वो सारे के सारे स्टेबल हों ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑल आइसोटोप्स इज नॉट नेसेसरीली स्टेबल,
ऑल आइसोटॉप्स आर नॉट नेसेसरीली स्टेबल, सारे आइसोटॉप जरूरी नहीं कि क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो इन 1H1, 1H2 एंड 1H3 1H1 and 1H2, 1H1 and 1H2 are stable while 1H3 is radioactive। और अगर ये रेडियो एक्टिव है तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव है तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। सिमिलरली अगर मैं कार्बन का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कार्बन का मैं लिखता हूं C612, एक लिखता हूं मैं C613, एक लिखा मैंने C612, एक लिखा मैंने C613 और एक लिखा मैंने C614। तो इसमें जो C614 है ये क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल का मतलब ये क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है जब हम बात करते हैं किसकी, आइसोटॉप्स की, ठीक है। तो आइसोटॉप्स की ये प्रॉपर्टीज होती है। अब दो चीजें होती है, एक होता है एटॉमिक वेट और एक होता है क्या, एटॉमिक मास। तो एक होता है एटॉमिक वेट और एक होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक मास जो है वो सबका लगातार क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3, तो इनके एटॉमिक मास लगभग आइडेंटिकल होंगे जो इनका मास गिवन है। जैसे कि 1 का दिया है तो इसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग होगा। 1H2 दिया है तो इसका इसके आसपास होगा। 1H3 जो दिया है वो इसके आसपास होगा। पर इन सभी का एटॉमिक वेट क्या होगा, सेम होगा, है ना। ये आइसोटॉप के लिए बात चल रही है। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑल isotopes are different but their atomic weight but their atomic weight will be same। इन सभी का एटॉमिक वेट क्या होगा, सेम होगा। इन सबका एटॉमिक वेट क्या होगा, सेम होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे बनता है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन, एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इज 10.81। एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इज 10.81 and it has two isotopes, 5B10 and 5B11। the ratio of 5B10 ratio 5B11, ratio of 5B10 ratio 5B11 in nature would ऑप्शन ए हो जाएगा 19 रेशो 81, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 रेशो 11, ऑप्शन सी हो जाएगा 15 रेशो 16 और ऑप्शन डी हो जाएगा 81 रेशो 19। ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। तो इनको सॉल्व कैसे करोगे, देखो भाई, एटॉमिक वेट आपको दिया है, तो एटॉमिक वेट कितना दिया है 10 पॉइंट, अच्छा दो पहले मैं लिख लेता हूं। आपको दिया है 5B10, आपको दिया है 5B10 और एक आपको दिया है 5B11। तो यहां से इसका एटॉमिक मास पकड़ो कितना है, 10 है, और यहां से इसका एटॉमिक मास पकड़ो क्या है, 11 है। अब हमें ये बताना है कि दोनों नेचर में प्रेजेंट कितने हैं, वो हमें बताना है। तो हमारे पास मान लेते हैं टोटल कितना है, 100 है। तो अगर टोटल 100 है, टोटल कितना है 100 है, तो 100 में से x इसको दे दो, तो इधर x दे दिया तो इधर कितना आ गया, इधर आ गया 100 माइनस एक्स, इधर कितना आ गया 100 माइनस एक्स। तो करना क्या होता है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू
m1x1 प्लस m2x2, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन इन दोनों का सम जो ले रखा है अपने 100 अपॉन कितना आ गया, ये आ गया x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। तो ये लगाना है आपको सिंपल सा। इस तरह के क्वेश्चन जब दिखेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ गया 10.81। मास का मतलब एटॉमिक मास जो इसका दो दे रखा है यहाँ पर, ये तो ये कितना है 10, तो ये आ गया 10। यहाँ x1 को आपने कितना लिया हुआ है x, तो ये x हो गया, प्लस m2 m2 की वैल्यू कितनी हो गई 11, ये कितना हो गया 100 माइनस x अपॉन यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 100, क्योंकि ये आपने टोटल कितना लिया हुआ है 100। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ से इन दोनों का आंसर निकल जाएगा। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बन जाएगा 10.81 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 10x प्लस ये हो जाएगा 1100 माइनस 11x, तो यहाँ से हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का x और प्लस ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 1100 है ना, यहाँ से ये बन जाएगा 1100। अब आपको क्या करना है, x को ट्रांसपोज करके इधर ले जाना है, 1100 माइनस 1081, तो ये कितना आ गया 19। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 19, तो ये आ गया 19। तो ऑब्वियस सी बात है ये दूसरा वाला कितना है 100 माइनस x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 81। तो 19:81, तो आंसर क्या आ जाएगा 19:81, तो आंसर क्या आ जाएगा 19:81 विच इज ऑप्शन ए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो और बहुत बार देखने को मिलेंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करना है इस तरह से आपको सॉल्व करना है ना। तो बहुत इजी सा तरीका है, बहुत टफ नहीं है, मैंने इजीली आपको बता दिया। तो ये तो बात हो गई किसकी, आइसोटोप की, आइसोटोप की प्रॉपर्टीज और आइसोटोप के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पुट हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे आइसोबार्स। अब हम किसकी बात करेंगे, आइसोबार्स। अब आइसोबार्स का मतलब क्या होगा, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके एटॉमिक मास सेम होंगे, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके एटॉमिक मास सेम होंगे, तो उनको हम क्या नाम देंगे, आइसोबार्स नाम देंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियाई विच हैव सेम एटॉमिक मास, न्यूक्लियाई विच हैव सेम एटॉमिक मास is known as isobars। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिख रहा हूं 6C14 और यहां लिखता हूं मैं 7N14, तो इसमें क्या है, यहां पर इसका जो Z है, वो कितना है 6, और इसका जो Z है वो कितना है 7। यहां पर अगर मैं N लिखता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो कितना हो जाएगा 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 कितना हो गया 8। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा 7। 14 माइनस 7 वो कितना हो जाएगा 7। पर इन दोनों का एटॉमिक मास सेम है, ये जो है एटॉमिक मास दोनों का क्या है, सेम है। तो ऐसे न्यूक्लियाइज को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स। और इसके एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं 1H3, और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया 2H3, तो यहाँ पर देखो यहाँ हो गया 3 और यहाँ पर भी हो गया 3, तो इनका एटॉमिक मास सेम है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, अब देखो यहाँ पर जो इनके प्रोटॉन नंबर है यानी कि Z है, उसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। Z की वैल्यू चेंज हो रही है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होंगी। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इवन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो भी क्या होती है, अलग अलग। पेरियोडिक टेबल में इनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग होगी, क्यों, क्योंकि इनकी जो Z की वैल्यू है वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जो हमने पढ़ा था आइसोटॉप्स में कि उनको सेपरेट किया जा सकता है स्पेक्ट्रोमीटर से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से, यहां पर इनको मास स्पेक्ट्रोमीटर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो क्या आएगा, डिफरेंट पोजीशंस, और डिफरेंट, पहले मैं लिख देता हूं डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। दूसरा क्या हो गया, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, मतलब इनकी Z की वैल्यू अलग अलग है, तो पेरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन अलग अलग होगी। तो डिफरेंट पोजीशन इन पेरियोडिक टेबल, तो पेरियोडिक टेबल के अंदर
इनकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, जब मैं बात कर रहा हूं आइसोबार्स की। तीसरा जो हमने आइसोटोप के लिए लिखा था कि उनको सेपरेट किया जा सकता है मास स्पेक्ट्रोमीटर से, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो कैन नॉट बी separated by mass spectrometer, cannot be separated by mass spectrometer, इनको मास स्पेक्ट्रोमीटर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये बात हो गई किसकी, आइसोबार्स की। इसके बाद आते हैं हमारे पास कौन से, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स का मतलब हो गया, यहां से एन को पकड़ लो, एन को, तो एन का मतलब हो गया न्यूट्रॉन। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। तो न्यूक्लियाई इन विच number of neutrons are same known as isotones। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे उनको हम क्या नाम देंगे, आइसोटोन्स नाम देंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो एग्जांपल इसका क्या होगा, इसका एग्जांपल मैं ले लिया 1H3 और दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने 2He4। तो यहां अगर इसका प्रोटॉन नंबर देखूं तो कितना है 1 और इसका एटॉमिक मास कितना है 3। इसमें न्यूट्रॉन निकालूंगा तो A-Z यानी कि 3 - 1 कितना बनेगा 2। जबकि अगर मैं इधर देखता हूं तो Z की वैल्यू कितनी है 2, A की वैल्यू कितनी है 4, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू A-Z कितनी हो जाएगी 2। तो ये भी कितना हो गया 2 और ये भी कितना हो गया 2। इसी तरह से और एग्जाम्पल अगर इसके लूँ तो 7N14 और एक ले लेता हूँ मैं 8O और 15। तो यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पर एटॉमिक मास कितना हो गया 14 और यहाँ पर एटॉमिक मास कितना हो गया 15। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो कितने होंगे 14 - 7 कितने बनेंगे 7, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो तो 15 - 8 कितना बनेगा 7। तो दोनों में आप देखो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गए, सेम आ गए। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, आइसोटोन्स नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और चीज आती है इससे मिलती जुलती जिसको कहते हैं आइसोडाइफर्स। क्या आती है, आइसोडाइफर्स, यही लिख देता हूं मैं, आइसोडाइफर्स क्या होगा कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें N-Z का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें N-Z का जो डिफरेंस है वो सेम होगा उसको हम आइसोडाइफर्स कहेंगे। आइसोडाइफर्स न्यूक्लियाई in which difference of N-Z is same, डिफरेंस ऑफ N-Z इज सेम, जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको आइसोडाइफर्स कहेंगे। उसको क्या नाम देंगे, आइसोडाइफर्स। एग्जाम्पल अगर मैं इसका लिखूं तो जैसे मैं लिख रहा हूं बोरोन, तो 5B10 लिखता हूं मैं, तो 5B10 के लिए N-Z की वैल्यू कितनी हो गई, इसके लिए N-Z हो गया 0। इसी तरह से मैं लिखता हूं C612, तो यहाँ पर भी N-Z जो है वो कितना हो गया 0, दोनों सेम है ना, C612 ये भी सेम हो गया। इसी तरह से मैं लिखता हूँ 7N14, तो यहाँ पर भी N-Z की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। सब में देखो N-Z 0 आ रहा है, N-Z की वैल्यू 0 आ रही है। 0 हमेशा आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, ये कुछ और भी नंबर हो सकता है पर इनका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। जैसा कि मैं 5B12 लिख देता हूँ, 6C14 लिख देता हूँ और 7N16 लिख देता हूँ, तो जब भी इनका डिफरेंस निकालोगे तो भी कितना आएगा 2 2 2 2 आ जाएगा। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें N-Z का जो डिफरेंस है वो सेम चलेगा उसको हम क्या नाम देंगे, आइसोडाइफर्स। उसको हम क्या नाम देंगे, आइसोडाइफर्स। फिर आता है हमारे पास मिरर न्यूक्लियाई। क्या आता है, मिरर न्यूक्लियाई। तो मिरर न्यूक्लियाई क्या होंगे, इसको मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से बताता हूं। मिरर न्यूक्लियाई को जैसे मैंने एग्जांपल लिया पहले, तो एक एग्जांपल लिया मैंने 1H3 और एक लिखा मैंने 2He3, और एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं
3Li7 और एक मैं ले लेता हूँ 4Be7। ये दो मैंने एग्जाम्पल लिए। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका कितना है 1 और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2। अगर मैं इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूं A-Z तो वो कितना आएगा 2 और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालता हूं तो वो कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं Z देखूं इसका तो ये है 3 और यहाँ पर इसका Z देखूं तो वो है 4। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालूं तो वो कितना आएंगे 4 और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालता हूँ तो वो कितना आएगा 3। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल है, क्रॉस डायगोनली एक दूसरे के बराबर है। मतलब पहला वाला जो है इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है, दूसरा वाला जो है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले वाले के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है। यहाँ पर भी देखो सेम कहानी चल रही है, यहाँ पर भी सेम कहानी चल रही है। तो कोई न्यूक्लियाई अगर ऐसे है जिसमें एक के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दूसरे के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर हों और दूसरे के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर हों तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मिरर न्यूक्लियाई नाम देते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं, मिरर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो द न्यूक्लियाई in which number of nuclei in which number of protons of one nuclei is equal to number of neutron of second nuclei, number of neutron of second nuclei and number of protons of second nuclei, number of protons of second nuclei is equal to number of neutrons of first nuclei, number of first nuclei, then these nuclei are called mirror nuclei. These nuclei are called mirror nuclei. ये जो न्यूक्लियाई है इनको हम क्या नाम दे देंगे, मिरर न्यूक्लियाई। These nuclei are called mirror nuclei. तो इन न्यूक्लियाई को हम क्या नाम देंगे, मिरर न्यूक्लियाई नाम देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मिरर न्यूक्लियाई हैं इनमें इनके एटॉमिक मास सेम है। यहाँ पर इसका एटॉमिक मास 3 है, यहाँ पर एटॉमिक मास 3 है, यहाँ एटॉमिक मास 7 है, यहाँ एटॉमिक मास 7 है। तो इसका मतलब ये है कि जो मिरर न्यूक्लियाई होते हैं वो आइसोबार्स होते हैं, पर आइसोबार्स मिरर न्यूक्लियाई हो ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी क्यों नहीं है अभी आगे बात करेंगे, है ना। तो यहाँ नोट लगा के मैं लिख रहा हूं, यहां नोट लगा के लिख रहा हूं कि ऑल मिरर न्यूक्लियाई आर आइसोबार्स, ऑल मिरर न्यूक्लियाई आर आइसोबार्स, बट वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी कि इसका उल्टा कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बात करेंगे। तो ये एक छोटी सी लाइन है, इसको याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो जैसे मैंने लिखा 3Li7, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं 3Li7 मैंने लिखा और एक मैंने लिखा 4Be7, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ इसका ये एटॉमिक नंबर कितना है Z और ये इसका एटॉमिक नंबर Z, तो ये कितना है, ये है 3 और ये कितना है, ये कितना है, यहाँ पर 3 है और इसका एटॉमिक मास कितना है, 7 है और इसका एटॉमिक मास भी कितना है, 7 है। तो सबसे पहली चीज ये 4 है, सॉरी 4। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, जो मिरर न्यूक्लियाई है, जो भी मिरर न्यूक्लियाई है, ये वाला भी देखो तो जो भी मिरर न्यूक्लियाई है इनके अंदर जो डिफरेंस है ये एक दूसरे से जस्ट एक नंबर का डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं इसको Z1 बोलूं और इसको मैं Z2 बोलूं तो Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा, या Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 ऑलवेज। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखने को मिल रहा है Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। तो मिरर न्यूक्लियाई के बीच में ये रिलेशंस होने जरूरी हैं, Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू 1, हमेशा ये इसके लिए सही होगा। दूसरा, इनका अगर मैं एटॉमिक मास निकालता हूँ
तो ये 4 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 16 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। तो 4 के स्क्वायर में से अगर मैं माइनस कर दूं किसका, 3 का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए एटॉमिक मास आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो यहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर और Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। जैसे यहाँ पर देखो ये इसका एटॉमिक मास इसका Z2 है, अगर मैं इसको Z2 बोल रहा हूँ तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और Z1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 16 माइनस 9 कितना आ गया 7। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एटॉमिक मास। अब डिपेंड करता है कौन बड़ा है, किसको आपने Z2 लिया है किसको Z1 लिया है, उसके अकॉर्डिंगली ये रिलेशन बन जाएंगे। तो एक रिलेशन ये बन गया Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 हमेशा क्या होगा 1 होगा। एक रिलेशन ये बन गया Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर और Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। एक रिलेशन क्या बन जाएगा कि A इक्वल्स टू 2Z प्लस माइनस 1। जैसे कि अगर मैं यहाँ लेता हूँ 2, Z की वैल्यू लेता हूँ मैं 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ लगाना पड़ेगा प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 7। इसी तरह से अगर मैं 4 लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 4, अब माइनस 1 लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 7। तो हमारे पास 3 रिलेशन बनता है, क्या, एक Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू 1, या Z2 माइनस Z1 भी इसको लिख सकते हो आप। एक बनेगा आपका A इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर या Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर, और एक आपके पास रिलेशन बन रहा होगा A इक्वल्स टू 2Z प्लस माइनस 1। तो ये 3 रिलेशन फुलफिल होने चाहिए जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे मिरर न्यूक्लियाई की। और कोई 2 आइसोबार्स है तो उनमें 3 कंडीशन लगा के देख लेना, वो नहीं बैठ रही है तो मिरर न्यूक्लियाई नहीं होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि जितने भी मिरर न्यूक्लियाई है वो आइसोबार्स होंगे, क्योंकि वो ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे होंगे जो मैंने तीनों लिखी हैं। पर जो आइसोबार्स है वो कोई जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि जो 3 कंडीशन मैंने लिखी है वो फुलफिल करे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि जितने भी मिरर न्यूक्लियाई हैं आइसोबार्स होंगे, पर आइसोबार्स मिरर न्यूक्लियाई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब एक हमारे पास बच गया आइसोमर्स, एक हमारे पास कौन सा बच गया, आइसोमर्स। अच्छा एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ मिरर न्यूक्लियाई के लिए, एक चीज़ और लिख देते हैं मिरर न्यूक्लियाई के लिए। हाँ, कि जो मिरर न्यूक्लियाई होते हैं मिरर न्यूक्लियाई जो होते हैं इनकी ग्राउंड स्टेट में इनकी स्पिन और पैरिटी क्या होती है, सेम होती है। ग्राउंड स्टेट में इनकी स्पिन और पैरिटी क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर इसकी बात करूं, तो इसकी जो स्पिन और पैरिटी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 3/2 माइनस। हालांकि आगे चल के हम स्पिन पैरिटी लिखना सीखेंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको, फिलहाल के लिए इतना याद रख लो। और यहाँ पर इसकी जो स्पिन पैरिटी होगी वो कितनी होगी 1/2 प्लस। तो जितने भी मिरर न्यूक्लियाई होते हैं उनकी ग्राउंड स्टेट में स्पिन और पैरिटी क्या होती है, सेम होती है। तो ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ, स्पिन एंड पैरिटी, स्पिन एंड पैरिटी, पैरिटी ऑफ ऑल मिरर न्यूक्लियाइज मिरर न्यूक्लियाइज न्यूक्लियाई आर सेम इन ग्राउंड स्टेट, आर सेम इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में ये जो न्यूक्लियाई है इनकी स्पिन और पैरिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना, ये याद रखना। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए बताया, Li और B इसकी स्पिन और पैरिटी जो ग्राउंड स्टेट में 3/2 माइनस होती है और 1He3 2He3 1/2 प्लस होती है। निकालते कैसे, शेल मॉडल से निकालते हैं, जिसको आगे चल के देखेंगे भी। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान आसान चीज़ें चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, आइसोमर्स की। आइसोमर्स, तो आइसोमर्स क्या होंगे, आइसोमर्स कहेंगे हम किनको, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन नंबर सेम, न्यूट्रॉन नंबर सेम, एटॉमिक मास सेम, पर उनकी स्टेट अलग अलग होगी। मतलब एक अगर ग्राउंड स्टेट में है या एक अपनी स्टेबल स्टेट में है, तो एक एक्साइटेड स्टेट में होगा, यानी कि अनस्टेबल में स्टेट में होगा, तो उसको हम कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियाई फॉर विच A, Z and N, A, Z, N all are same, but their states are different,
देयर स्टेट्स आर डिफरेंट, उनकी जो स्टेट्स है वो अलग अलग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई न्यूक्लियाई है, वो है ZXA, और ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है ZXA, और यहाँ स्टार लगा दिया, तो ये कौन सी स्टेट हो गई, अनस्टेबल, और ये कौन सी स्टेट हो गई, अस्टेबल, स्टेबल। तो ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ से आएगा, क्योंकि अनस्टेबल स्टेट में, और हर न्यूक्लियाई अपनी स्टेबल स्टेट में आना चाहता है, तो फिर ये क्या करेगा, रिलीज करेगा किसको, गामा फोटोन को। तो गामा फोटोन को ये रिलीज करेगा, यानी कि एमिट करेगा, और किस में आएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल स्टेट के अंदर। तो ऐसे जो न्यूक्लियाई हैं उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। तो मैंने क्लासिफिकेशन में आपको 5 चीज़ें बताई, एक बताया आइसोटोप, एक हमने बात की आइसोबार, एक हमने बात की आइसोटोन्स, एक हमने बात की मिरर न्यूक्लियाई, एक हमने बात की आइसोमर्स, और एक और मैंने बताया आपको आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स जिनमें n-z का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, तो उसको हम आइसोडाइफर्स कहते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक सभी को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे इसके साइज की, तो न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज। तो न्यूक्लियर साइज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ 3 चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, एक उसकी रेडियस, एक उसका वॉल्यूम, और एक उसकी डेंसिटी। तो सबसे पहले अगर मैं रेडियस की बात करूं, जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे जाते हैं, रेडियस, तो एक्सपेरिमेंटल यानी कि बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं, जैसे स्कैटरिंग हो गया है ना, एक्सरे डाइफ्रैक्शन हो गया, तो उससे हम न्यूक्लियस की क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स it has been observed that radius of nuclei, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई को हम लिखते हैं R इक्वल्स टू R नॉट, A पावर 1/3, R इक्वल्स टू R नॉट A पावर 1/3, जहां R नॉट क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 टू 1.3 फर्मी होती है। ये जो फर्मी लिखा है मैंने 1 FM, इसको हम बोलते हैं फर्मी, और ये फर्मी बराबर होता है 10 पावर -15 मीटर। ये जो फर्मी है किसके बराबर होता है, 10 पावर -15 मीटर। और A जो है इस A का मतलब होता है एटॉमिक मास, इस A का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रेडियस के ऊपर, ठीक है। दूसरा इसमें आता है क्या, वॉल्यूम। दूसरा क्या आता है इसमें, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हम कैसे लिखेंगे, जो न्यूक्लियस है उसको कंसीडर किया जाता है स्फेरिकल, तो न्यूक्लियस को स्फेरिकल कंसीडर किया जाएगा, तो स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर उसका वॉल्यूम होना चाहिए। तो न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज स्फेरिकल, न्यूक्लियस को स्फेरिकल कंसीडर किया जाता है। हेंस तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब, तो v प्रोपोर्शनल हो गया r क्यूब के। अच्छा, अब यहां से अगर मैं r की वैल्यू डाल दूं तो v इक्वल्स टू 4/3 पाई, r की वैल्यू r नॉट a पावर 1/3, तो ये हो जाएगा r नॉट क्यूब, और ये बन गया a। तो यहां से ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो यहां से ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन गई, कांस्टेंट। तो ये वैल्यू कांस्टेंट बन गई, तो जो v है वो v प्रोपोर्शनल हो गया किसके, a के। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक मास। तो वॉल्यूम यहां से साफ साफ दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक मास के। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं इसलिए इनको बोल्ड में लिख रहा हूं और इनको बॉक्स में बंद कर रहा हूं। तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक मास के। जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है उसके। तीसरी चीज आती है डेंसिटी। तीसरी चीज जो आती है हमारे पास वो आती है डेंसिटी। अब डेंसिटी जो होती है, कौन सी डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि डेंसिटी को हम लिखते हैं किससे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किससे लिखते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं लिखता हूं मास, तो टोटल मास हो जाएगा m इंटू एन। m इंटू एन क्या हो गया, टोटल मास। और जहां n जो है n, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो n हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मैं टोटल मास को लिख देता हूं, तो कैपिटल M।
ये कैपिटल M किसको डिफाइन कर रहा है? टोटल मास। ये क्या है? टोटल मास है। और अगर एक का मास स्मॉल m है और n क्या हो गया? न्यूक्लियॉन्स। n क्या हो गया? न्यूक्लियॉन्स। तो ये कितना हो गया? m इक्वल्स टू mn। पर हम जो है वो न्यूक्लियॉन्स को किससे लिख रहे हैं? a से। हम जो लिख रहे हैं a किसके बराबर है? z प्लस n, जिसको हम एटॉमिक मास बोल रहे हैं। इसको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। और एटॉमिक मास भी। तो ये इसके बराबर हो गया। तो डेंसिटी किसके बराबर हो गई? मास, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप कैसे लिख रहे हो? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब और ए, ऐसा लिख रहे हो। तो यहां से ये कट कर दो। अब इसकी वैल्यू डाल दो। m की वैल्यू AMU में अगर हम रख दे, या m की वैल्यू को हम 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ले लें AMU के बराबर। तो ये सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम AMU वाली, जिसको हम बाद में डिफाइन करेंगे कि 1 AMU इक्वल्स टू इतना होता है, जो कि कार्बन 12 के 1/12 मास के बराबर होता है। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है। और 4/3 पाई आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी है। तो फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 और इसका क्यूब हो रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आप याद रखना। तो डेंसिटी जो न्यूक्लियस की होती है वो किस ऑर्डर की होती है? 10⁻17 ऑर्डर की होती है। किस ऑर्डर की होती है? 10⁻17। और साफ साफ हमने देखा कि जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट है किससे? एटॉमिक मास से। तो डेंसिटी इज independent of atomic mass। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट हो गई अगर एटॉमिक मास से, तो जितने भी न्यूक्लियाई हैं सभी की जो डेंसिटी है वो सेम होगी, है ना। तो डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई आर सेम। जितने भी जो न्यूक्लियाई हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि आपको एक दे दिया हाइड्रोजन और एक दे दिया हीलियम, और आपको बोल दिया इनकी डेंसिटी का रेशो बताओ, तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि सभी की डेंसिटी कितनी होगी? 2.38 इंटू 10⁻17। डेंसिटी के लिए एक कर्व बनाया जाता है। वो कैसे बनता है? वो कर्व इस तरह से बनता है। यहां आ गई डेंसिटी और यहां आ गई रेडियस। तो बाउंड्री पर आते आते, यानी कि उसकी सरफेस पर आते आते डेंसिटी डिक्रीज करती है और सडनली क्या हो जाती है? 0 हो जाती है ऐसे। तो ये कर्व हमें बताता है कि सेंटर के पास तो जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, और धीरे धीरे वो डिक्लाइन मारेगी, और जैसे ही आप सेंटर से दूर जाते जाओगे वो डिक्रीज होगी, और सरफेस पर आके क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। तो डेंसिटी इज मैक्सिमम एट सेंटर एंड मिनिमम एट सरफेस। मिनिमम कहां पर होगी? सरफेस पर होगी। ठीक है, मिनिमम कहां पर होगी? सरफेस पर। तो ये जो 3 मैंने लिखे, वॉल्यूम, डेंसिटी और रेडियस, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे? रेशो वाले। आपसे रेशो पूछे जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस a nucleus of mass number 3 is r, mass number 3 is r, then the radius of nucleus of mass number 81 is। ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन है 3r, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 9r, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 27 पावर हाफ और r, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है 27r। देखो यहां पर एक का मास नंबर कितना है? 3 है,
और दूसरे का मास नंबर कितना है 81 है, एक की रेडियस कितनी है r है। तो हमारे पास फॉर्मूला r इक्वल्स टू आर नॉट ए पावर 1/3। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे R1/R2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा A1/A2 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। तो R1 वाला कितना हो जाएगा R, दूसरा हमें निकालना है, इसको R2 लिख दिया मैंने। A1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई और A2 की वैल्यू कितनी हो गई 81 और ये पावर कितना हो गया 1/3। ये पावर कितना हो गया 1/3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो R/R2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/27 और पावर 1/3। 27 को आप लिख सकते हैं 3/3। तो यहाँ से ये क्या बचेगा, ये बचेगा R/R2 इक्वल्स टू 1/3। तो R2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3R। अब इतनी तो मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, सिंपल गुणा भाग गणित आपको आने चाहिए, ये नहीं आएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे बन सकते हैं वो भी मैं करा देता हूं आपको, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन जो इसके ऊपर बन सकता है वो कैसे बन सकता है कि हमें ग्राफ दिए जाएंगे, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग figure represents the variation of ln R/R naught with ln A। ठीक है, A का मतलब हो गया एटॉमिक मास और R का मतलब हो गया रेडियस। ये ग्राफ हमें दिए हैं, एक दिया है हमें ln R/R naught और यहाँ लिख दिया ln A, और ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से चल रहा है ऐसे। दूसरा ऑप्शन हमें दे दिया ln R/R naught और एक हमें दे दिया ln A और ये ग्राफ कुछ इस तरह से चल रहा है। फिर एक हमें दिया ऐसे ln R/R naught और यहाँ आ गया ln A और ये ग्राफ कुछ इस तरह से चल रहा है। और चौथा जो हमें दिया है ग्राफ वो ऐसे दे दिया ln R/R naught और ये हो गया ln A और ये इस तरह से चल रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो हमारे पास क्या है R इक्वल्स टू क्या लिखा होता है R0 A पावर 1/3। तो इसको मैंने लिख लिया R/R0 और इसको A पावर 1/3, दोनों साइड ले लो लॉग, तो ये हो गया ln R/R0 और ये कितना हो जाएगा 1/3 ln A। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये किसके साथ कंपेरेबल हो गया y इक्वल्स टू mx। तो यानी कि y किसके बराबर हो रहा है ln R/R0, x किसके बराबर हो रहा है ln A। इस केस में जो हम लाइन बनाते हैं y इक्वल्स टू mx के लिए, तो वो कैसी लाइन आती है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर कैसी लाइन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्वेश्चन बना मास नंबर ऑफ टू न्यूक्लियाइज, मास नंबर ऑफ टू न्यूक्लियाइज, टू न्यूक्लियाई are in the ratio of 4:3, their nuclear densities will be in the ratio of, their nuclear density will be in the ratio of। तो इनकी न्यूक्लियर डेंसिटी किस रेशो में होगी। पहला ऑप्शन दिया है आपको 4:3, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 3/4 1/3। अब देखो ये ऑप्शन भी ऐसे बना के देंगे जैसे आप इनके काम करो। अब ये ऑप्शन पे आप सच में सोचोगे, अगर आपको पीछे की थ्योरी इनकी नहीं पता है तो आप सोच में पड़ जाओगे कि हाँ यार ये ऑप्शन दे रखा है तो ये आंसर इसका होना चाहिए। पर अगर आपको इनके पीछे की कहानी पता है, थ्योरी पता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा दोगे। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1:1 और चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पर 4/3 1/3। अब हमने साफ साफ पढ़ा है कि न्यूक्लियर डेंसिटी सभी की क्या रहती है, सेम रहती है। सभी की सेम रहती है तो उनका रेशो निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/1 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखते हो तो आप एक बार आप सोच में पड़ जाओगे, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो, कि यार हाँ ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए कि 4/3 लगाऊं या 3/4 1/3, तो वो रेडियस वाले से लगा दोगे आप, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जब रेडियस वाले की बात करते हैं
इसी तरह से वॉल्यूम में पूछ सकते हैं, तो वॉल्यूम अगर यहाँ पर इसका पूछा जाता तो वॉल्यूम में फिर आंसर आ जाता 4/3, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक मास के, तो आंसर आ जाता 4/3। रेडियस पूछा जाता तो उस केस में आंसर आ जाता है इसका कितना, डी आंसर आ जाता रेडियस वाले केस में, 4/3 पावर 1/3 वो रेडियस वाला आंसर हो जाता। और डेंसिटी वाला आंसर कितना हो गया, 1:1। तो आई होप जितना मैंने आपको समझाया है आज की क्लास में वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक क्वेश्चंस इसके ऊपर, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस, बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट, मास एक्सेस, फ्रैक्शन n/z रेशो, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।